हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है टीचिंग मेथड पार्ट फर्स्ट। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीचिंग मेथड किसे कहते हैं और हम किस किस शिक्षण विधियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण विधि का अर्थ होता है कि एक टीचर जिस ढंग से शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। यानी जिस तरीके से, जिस माध्यम से, जिसके सहारे से वो पढ़ाता है, ज्ञान प्रदान करता है, उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाता है और एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ, अनेक योजनाएं सम्मिलित की जाती है, तो दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी इसमें सम्मिलित कर ली जाती है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी यानी प्रविधियों को भी क्या मान लेते हैं, विधि मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना या ऐसा मानना उनका अपनी भूल हो सकती है, क्योंकि एक विधि के अंतर्गत अनेक युक्तियां या अनेक प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी शिक्षण जो विधि होती है वो एक बड़ा होता है या बड़ा भाग होता है और उसके अंदर अनेक युक्तियां या प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पहली शिक्षण विधि, वो है निगमनात्मक, और दूसरी है आगमनात्मक शिक्षण विधि। देखिए, निगमनात्मक शिक्षण विधि वह शिक्षण विधि होती है जिसके माध्यम से नियम या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यानी निगमनात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को नियम बताए जाते हैं, सिद्धांत बताए जाते हैं और उन नियम और सिद्धांतों के माध्यम से ही आगे बच्चों से उदाहरण निकलवाए जाते हैं। और दूसरी विधि होती है वो होती है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि निगमनात्मक विधि की जस्ट विपरीत विधि है या इसकी अपोजिट विधि मान सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरणों के माध्यम से फिर उसे हम क्या बताते हैं, नियम बताते हैं। यानी देखा जाए तो आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि एक दूसरे के विपरीत काम करती है, क्योंकि आगमनात्मक विधि के माध्यम से उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, उदाहरणों को लेते हुए हम बच्चों को नियम की बात करते हैं या नियम या सिद्धांत समझाते हैं। जबकि निगमनात्मक विधि में इसका उल्टा होता है, वहाँ सबसे पहले हम बच्चों को नियम बताते हैं, ठीक है, और जब बच्चों को नियम ज्ञात हो जाता है तो उन नियमों के आधार पर, उन नियमों की सहायता से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने का जो ढंग हो सकते हैं, एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बता दिए जाते हैं जिसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में क्या होता है कि उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। तो पहली विधि कौन सी हो गई, निगमनात्मक विधि, और दूसरी विधि कौन सी हो गई, आगमनात्मक विधि। देखिए, दोनों ही विधि का प्रयोग भाषा विज्ञान में किया जाता है, यानी व्याकरणिक विधि मानी जाती है आगमनात्मक विधि, और कौन सी विधि, निगमनात्मक विधि। अब मैं थोड़ा इसमें आपको और समझाना चाहता हूँ कि जैसे आगमनात्मक विधि में आपको मैंने इससे पहले वाले जो पार्ट है उसमें आपको शिक्षण सूत्र बताए थे कि हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं जो शिक्षण पढ़ाने में काम आते हैं। तो आगमनात्मक विधि जो होती है उसके लिए अगर हम शिक्षण सूत्र की बात करें तो शिक्षण सूत्र आता है जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी ये शिक्षण जो सूत्र हैं उनका प्रयोग आगमनात्मक विधि में किया जाता है। जबकि हम निगमनात्मक विधि की बात करें शिक्षण सूत्रों की, तो निगमनात्मक विधि के अंदर जो शिक्षण सूत्र होंगे वो हमारे आगमनात्मक शिक्षण सूत्र के बिल्कुल विपरीत होंगे, यानी इनके उल्टे आप मान सकते हो। जैसे ज्ञात से अज्ञात है तो हम क्या मानेंगे निगमनात्मक में, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा, इसी प्रकार संश्लेषण से विश्लेषण की ओर हो जाएगा, इसी प्रकार सूक्ष्म से स्थूल की हो जाएगा, स्थूल की ओर हो जाएगा। ये क्या है, ये जो शिक्षण सूत्र हैं ये निगमनात्मक विधि के शिक्षण सूत्र माने जा सकते हैं। यानी आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि दोनों विधियों का प्रयोग हम व्याकरणिक भाषा के अंदर करते हैं और इनके अंदर पहले यदि हम उदाहरण देते हैं और बाद में हम उदाहरण के प्रयोग करते हुए यदि नियम बताते हैं तो वो आगमनात्मक विधि मानी जाएगी। और यदि हम पहले बच्चों को क्या करेंगे, नियम बताएंगे और नियम की सहायता से हम फिर उसके उदाहरण देंगे तो वह विधि होगी कौन सी विधि, निगमनात्मक विधि, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगली विधि की, तो वो है कथन या व्याख्यान विधि।
कथन या व्याख्यान विधि क्या होती है कि वस्तु हो सकती है या कोई दृष्टांत होती है। कोई दृष्टांत हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ अनुमान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ अनुमान हो जाता है तो अप्रत्यक्ष वस्तु को भी वो क्या करता है, समझने लगता है। यानी किसी वस्तु को प्रत्यक्ष में देख करके जो उससे अनुभव करता है, जो अनुमान लगाता है, उसके माध्यम से वो क्या करता है, फिर धीरे धीरे अप्रत्यक्ष वस्तु को भी अभ्यास करने लगता है, समझने लगता है। तो ऐसी विधि को यदि हम पढ़ाते हैं सहारे से तो वह विधि मानी जाएगी कथन विधि। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि काम किसका होता है, इसमें पूरा जो काम होता है वो शिक्षक का ही होता है, और इसलिए छात्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए इसको हम प्रभावशाली विधि नहीं मान सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमारे एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। ठीक है, कि हमें बच्चों को कम से कम बताएं और अधिक से अधिक बच्चों से हम ज्ञान निकलवाएं। तो अगर ऐसा होता है तो वह होती है कौन सी विधि, कथन विधि, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं। अब व्याख्यान विधि के लिए उच्च जो कक्षाएं होती है उसके अंदर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है और समझा जाता है। कथन विधि के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ सोपानों का प्रयोग किया है, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना या सिद्धांत स्थापन है, आवृत्ति है, प्रयोग है। ठीक है, ये जो कथन विधि के हर्बर्ट स्पेंसर ने सोपान दिए हैं, ये हम बात करें तो केवल ज्ञानार्जन के जो पाठ होते हैं उनके लिए इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है। बल्कि जैसे कौशल है, रसास्वादन है, ठीक है, अगर ऐसे पाठ हो, जैसे हिंदी व्याकरण की बात करें तो उसमें ऐसे पाठ होते हैं रसास्वादन वाले, तो उसमें इन सभी सोपानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्चर मेथड क्या होता है। इसमें कोई भी जो विषय वस्तु होती है वो बालक के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है, समझाया जाता है, और इस विधि के अंदर जो शिक्षक होता है वो तो क्या होता है, सक्रिय, और जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय। इस विधि का जो प्रयोग है वो उच्च शिक्षा के अंदर प्रयोग किया जाते हैं। अब हम अगली शिक्षण विधि की बात कर लेते हैं। तो अगली जो शिक्षण विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, प्रश्नोत्तर जो विधि है, इस विधि के जन्मदाता हम किसको मानते हैं, सुकरात को मानते हैं। ठीक है, और जब इस विधि के जन्मदाता सुकरात हैं तो इसीलिए इस विधि को हम सुकराती विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के लिए सबसे अधिक जो बल दिया है, प्रयोग किया, महत्व को बताया, वो सुकरात ने बताया, और इसीलिए इस विधि को हम सुकरात विधि भी कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर भी निकलवाए जाते हैं। यानी इसमें प्रश्नकर्ता से प्रश्न किए जाते हैं और फिर उत्तर के आधार पर क्या किए जाते हैं, उससे अपेक्षित उत्तर निकलवाए जाते हैं। इसके लिए एक विद्वान है जिसका नाम है काउलर। काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए। काउलर ऐसा मानते हैं कि शिक्षण अगर हो तो प्रश्नों के माध्यम से होना चाहिए, यानी पहले प्रश्न पूछो और फिर छात्रों को प्रश्नों के उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि प्रश्न पूछने की आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ी, हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है कि हमें प्रश्न पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। इसके लिए वो बताते हैं कि एक तो क्या होता है, जो हमारा पूर्व ज्ञान उसका पता लगाकर एक नवीन ज्ञान का उससे संबंध जोड़ने के लिए हमें प्रश्नों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि प्रस्तावना कौशल का निर्माण किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न में जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है उन पूर्व ज्ञान के माध्यम से नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए भी हमें प्रश्नों की आवश्यकता होती है। नवीन ज्ञान को हमारा जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ने के लिए हमें प्रश्नों की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें तो दूसरा इसकी प्रश्न पूछने की आवश्यकता और महत्व हम ले सकते हैं, तो वो है कि यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ को कितना सीखा, यानी उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया। यदि बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया इसका हमें पता लगाना है, तो इसके लिए भी हमें बच्चों से प्रश्न पूछने होंगे, तभी हम उसका पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार जो अगला है वो है कि बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए उनके विवरण हेतु,
यानी बच्चों की समस्या क्या है, उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए भी हमें प्रश्नों की आवश्यकता होती है और उसी के सहारे हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो हम समझ लिया हमने कि प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया, इसको प्रतिपादित किसने किया था, सुकरात जी ने किया, तो इसलिए इस विधि को सुकराती विधि कहते हैं। इसमें बच्चों से पहले प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उन प्रश्नों से उत्तर निकलवाए जाते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है उससे हमारे नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरी हम बात करें तो यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने कितना पढ़ा, और तीसरी बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए भी हमें प्रश्न पूछने होते हैं। अगली विधि की बात करें तो वो है करके सीखना, यानी लर्निंग बाई डूइंग। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और ये विधि जो है वो है छात्र केंद्रित विधि है। यानी इसमें छात्र क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, शिक्षक इतना सक्रिय नहीं होता है, केवल छात्र होता है। तो इस विधि का जन्म इसलिए हुआ कि जब शिक्षा के 3 आधार बताए गए हैं कि एक शिक्षा का आधार क्या होता है, विषय वस्तु हो सकती है, अध्यापक होता है और छात्र होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक विधि आई और उसका नाम था लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। यानी इसमें बच्चे को स्व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना सिखाया जाता है कि बच्चा स्वयं कुछ करके सीखे। जब वो किसी कार्य को नहीं करेगा तब तक उसको उस कार्य का अनुभव नहीं होगा, और जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक उसके लिए वो क्या होगा, अपरिचित होगा। ठीक है, वो उसको ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो करके सीखना अर्थात स्व अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक और व्यापक शिक्षण सिद्धांत कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी है, जॉन डेवी है, सभी ने शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भी बेसिक शिक्षा के अंदर, ठीक है, महात्मा गांधी की हम शिक्षा विधि पढ़ेंगे, वो शिक्षा विधि है बेसिक शिक्षा विधि। उन्होंने भी इसी को आधार मानती हुई, ठीक है, इसी को आधार मानते हुए एक विधि दी, और वो विधि थी कौन सी विधि, करके सीखने वाली विधि, लर्निंग बाय डूइंग। यानी जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, खुद कार्य नहीं करेगा, तब तक वह नहीं सीख सकता। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियों को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे हम बात करें तो एक विधि होती है कौन सी विधि, शोध विधि, जिसको हम होरिस्टिक विधि भी कहते हैं। अगली विधि होती है योजना विधि, परियोजना विधि, जो जॉन डेवी की है। ठीक है, इसी प्रकार डाल्टन विधि खेल विधि मानी जाती है, और बेसिक शिक्षा विधि जो कि महात्मा गांधी ने दी। ये सभी जो विधियां हैं ये करके सीखने पर बल देती है, अर्थात ये सभी विधियां जो है वो छात्र केंद्रित विधियां मानी जाती है। अंतिम विधि हम बात करें तो वो है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये विधि है, और इस विधि को जो जन्मदाता है, प्रतिपादक हैं, वो माना जाता है अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी को माना जाता है। देखिए, जॉन डेवी ने इनकी स्थापना की, संस्थापक रहे, और इसी विधि को फिर आगे बढ़ाने का काम किया था इनके शिष्य किलपैट्रिक ने। इसलिए किलपैट्रिक का संबंध परियोजना विधि से है, और एक विद्वान और थे, वो थे स्टीवंस। ठीक है, आदि जो विद्वान है जॉन डेवी, किलपैट्रिक, स्टीवंस, इन सभी ने मिलकर इस विधि को आगे बढ़ाया। ठीक है, प्रतिपादक तो जॉन डेवी थे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम किलपैट्रिक और स्टीवंस ने किया, इसलिए इनका भी इस विधि के अंदर योगदान है। बात करें हम प्रोजेक्ट विधि, तो इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए कोई समस्या ली जाती है। ठीक है, समस्या लेंगे, छात्रों के सामने क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और छात्र फिर क्या करते हैं, उस समस्याओं का हल भी स्वयं ढूंढते हैं। ठीक है, जब तक हम छात्रों के सामने समस्या फेस नहीं करेंगे तब तक बच्चों को समस्याओं का पता नहीं लगेगा, और जब हम समस्या फेस करेंगे तो वो खुद भी छात्र क्या करेंगे, उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे, उसके लिए योजना बनाएंगे, और योजनाओं को स्वाभाविक वातावरण में क्या करेंगे, वो पूर्ण करेंगे। इसी को आधार मानते हुए समस्या मूलक कार्य हैं को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यानी मैं आपको समझाऊं, परियोजना विधि क्या होता है। परियोजना विधि के अंतर्गत इसके अंदर बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है, और जब बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत होगी तो बच्चा उस समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए योजना बनाएगा, और योजना भी उसी वातावरण में बना करके वो पूर्ण करेगा। यानी योजना बनाना, समस्या को ढूंढना, योजना बनाना, फिर समस्या का समाधान ढूंढना, ये सभी बच्चा स्वयं करता है। किस विधि के अंतर्गत, प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत। तो ये विधि रही जॉन डेवी की प्रोजेक्ट विधि। तो आज हमने बात की, सबसे पहले आगमन निगमन विधि की बात की हमने, इसके अलावा हमने बात की आज करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वाले सिद्धांत की बात की, प्रोजेक्ट विधि की बात की हमने। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम आगे की विधियों की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।